Hello everyone, this is me Ankita Gandhi from Target for IQ. I welcome you all. ये आज हमारा केस लॉ की सीरीज में थर्ड केस है विच इज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय अलियास पांडव राय. सो ये जो केस है अभी 2 डेज पहले का ही है जब 31 अक्टूबर को आया था टू फिंगर टेस्ट के नाम से. और ये बहुत आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा. आज हम इस केस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस केस के बारे में. और साथ में कुछ हम एविडेंस लॉ के एंड क्रिमिनल लॉ के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जैसे कि टाइम डिक्लेरेशन, हॉस्टाइल विटनेस एंड एक्सेट्रा. लेट्स मूव फर्दर, फिर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे. अगर हम इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं तो इसमें देयर वाज अ विक्टिम जिसका रेप हुआ था. शी वाज शी वाज रेप्ड. तो क्या होता है व्हेन शी वाज रेप्ड उसके बाद केरोसिन ऑयल भी उस पर पुट हुआ था. तो केस वाज फाइल्ड इन द सेशन कोर्ट ये केस पहुंचा ट्रायल कोर्ट. वहां पे जो एक्यूज्ड है वो ये एलिग करते हैं कि जो विक्टिम का टू फिंगर टेस्ट होना चाहिए. अब ये जो टू फिंगर टेस्ट है ये बहुत पहले होता था ना. व्हाट इज टू फिंगर टेस्ट? तो फर्स्टली हम ये जानते हैं जब भी कोई रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं तो उन केसेस में क्या होता है नहीं, बेसिकली होता था कि विमेन की फीमेल की जिसका रेप हुआ है उसकी वेजाइना में टू फिंगर्स इंसर्ट किए जाते थे जस्ट टू नो कि जो उसकी वेजाइना है उसमें इजीली इंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजीली इंसर्टिंग और नॉट? अगर इजीली इंसर्ट हो रहे हैं इट मीन्स कि द फीमेल इज सेक्सुअली एक्टिव इन हर लाइफ, मतलब वो बहुत सेक्सुअली एक्टिव है. और इसका मतलब ये होगा कि अब रेप केसेस में जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन साइड पे हो जाएगा. बिकॉज हम तो ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि जो फीमेल है उसी का ही करेक्टर जो है नॉट वेरी गुड करेक्टर, शी इज नॉट ऑफ अ गुड करेक्टर, उन्हीं का ही करेक्टर इज लाइक दिस एंड उसी ने ही कंसेंट किया होगा फॉर सच एक्टिविटीज. तो इसका मतलब ये है. एंड दिस टेस्ट यूज टू बी कंडक्टेड लॉन्ग बिफोर ऑल्सो. तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया इस केस में, टू फिंगर टेस्ट को प्रोहिबिट किया. प्रोहिबिट करके हुए बोला दैट दिस टेस्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड, क्योंकि ये बहुत पहले मना हो चुका था कि टेस्ट नहीं होना चाहिए. इट वायलेट्स द प्राइवेसी. एंड कोर्ट सेड कि अगर ऐसा टेस्ट कंडक्ट हो रहा है इट विल बी अ मिसकंडक्ट एंड इट विल बी पनिशेबल ऑल्सो. ओके, इट विल बी पनिशेबल ऑल्सो. सो फर्दर कोर्ट ने बोला इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी रिग्रेटेबल कि आज भी ये टेस्ट जो है होते हैं. ये जो टेस्ट है इसका कोई भी साइंटिफिक वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ अ टेस्ट है जैसे कि डीएनए टेस्ट होता है एंड अदर टेस्ट होते हैं. तो उनका क्या होता है, प्रोबेटिव वैल्यू से साइंटिफिक वैल्यू, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से आए हैं. बट कोर्ट ने बोला कि इस टेस्ट का कोई भी वैल्यू नहीं है, चाहे वो टू फिंगर टेस्ट क्लियर करे या ना करे, कोई भी वैल्यू नहीं है. तो जब इसकी वैल्यू नहीं है, इंस्टेड वो क्या कर रहा है, वो विक्टिम को और चोट दे रहा है. इट इज री विक्टिमाइजिंग हर एंड इट इज ऑल्सो री ट्रामेटाइजिंग, मतलब कि और चोट दे रहा है और दर्द दे रहा है. शी इज ऑलरेडी अ विक्टिम और उसको और विक्टिम बना रहा है बहुत ज्यादा. तो कोर्ट ने आगे ये चीज बोला कि ऐसा प्रिजम्पशन लेना कि अगर वो फिंगर टेस्ट जो है क्लियर करती है तो उसी की ही कुछ गलती होगी, इट इज रॉन्ग. वाई? हमारी जो सोसाइटी है इट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी. इसका मतलब क्या है, पैट्रिक मतलब कि हम यहाँ पे मेल की सोच को ऊपर रखते हैं एंड फीमेल को हमेशा नीचे रखते हैं. कि अगर कुछ भी हुआ है फीमेल की गलती है, रेप भी हुआ है तो फीमेल की ही गलती होगी. ऐसे ऐसे बहुत सारे नोशंस है ना कि किसी का रेप हो गया तो सोसाइटी यूज्ड टू से हाँ शी वाज वेयरिंग शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस दैट इज व्हाई उसका रेप हो गया. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी. क्यों हम मेल को बोलते हैं सही है, फीमेल को बोलते हैं गलत ही है. तो दिस इज व्हाट कोर्ट वांट्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों का दर्जा इक्वल है एंड टू फिंगर टेस्ट violates article 14, violates the privacy of a girl, article 21 is also violated. और इससे कोई ट्रूथ भी सामने नहीं आएगा. फिर कोर्ट ने एक केस भी रेफर किया, लिल्लू वर्सेस हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा, जिस केस में बोला गया था यस इट वायलेट्स द प्राइवेसी, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी. सो फर्दर कोर्ट ने यहाँ पे
एविडेंस का 53A को भी इलैबोरेट किया। 53 इलैबोरेट करते हुए कोर्ट ने बोला कि 2013 में ये अमेंडमेंट आया था। इस अमेंडमेंट आने के बाद क्या हुआ था, कोर्ट ने बोला कि जैसे कि रेप केसेस होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट एंड ऑफेंसेस होते हैं, इन केसेस में अगर आप फीमेल का एविडेंस ले रहे हो जस्ट टू नो ऑफ अ सेक्सुअल एक्सपीरियंस कि वो पहले अपनी सेक्सुअल लाइफ लाइक has she been sexually active, is she virgin or not, these type of questions जो हैं 2013 से पहले पूछे जाते थे जस्ट टू नो हर करेक्टर, क्योंकि 52 से लेके 55 एविडेंस एक्ट डील्स विद करेक्टर, करेक्टर का एविडेंस। अब इस केस में बोला गया कि जब 2013 के बाद ये अमेंडमेंट आया कि करेक्टर का एविडेंस लेना, वो भी उस विक्टिम से जो कि विक्टिम रह चुकी है ऑफ रेप, ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, और वो भी सिर्फ इसलिए टू नो कि उसका सेक्सुअल अपीयरेंस कैसा रहेगा, इज वायलेटिव। और वो करेक्टर, वो एविडेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस कि वो कंसेंट दे सकती है फॉर रेप। मतलब अगर वो, हम उसका सेक्सुअल अपीयरेंस पूछें, सेक्सुअल एक्सपीरियंस पूछें और वो बोले दैट यस शी इज सेक्सुअली एक्टिव, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेप उसके साथ हुआ है उस पर उसने कंसेंट दिया था? नो, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज द डिफरेंट थिंग, उसका वो अपनी लाइफ का पार्ट है। और ये जो है, ये इसके साथ कुछ गलत हुआ है, हमें दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को बिल्कुल भी हमें मिक्स नहीं करना है। तो फर्दर ये चीज कोर्ट ने ये बोली। आगे कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस लेकर जैसे कि बेंच डायरेक्टेड कि यूनियन मिनिस्ट्री को ये एश्योर करना है कि जो सर्वाइवर्स है सेक्सुअल असॉल्ट के, वो सब्जेक्ट ना हो टू फिंगर टेस्ट के। फर्स्ट थिंग, कोर्ट ने नेक्स्ट कोर्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो सारी एंड यूनियन टेरिटरीज, हाई कोर्ट सब मिलके विद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिले एंड ये चीज सर्कुलेट करे हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में दैट टू फिंगर टेस्ट इज कंप्लीटली बैंड। फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि हमें ये चीज के लिए वर्कशॉप्स भी करनी चाहिए, हमें ऐसा भी करना चाहिए जैसे सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे हम इस चीज को सर्कुलेट करें कि यस ये चीज नहीं होनी चाहिए। फर्दर कोर्ट ने बोला कि ये हमें हर कोशिश करनी है टू communicate with the people that two finger test is prohibited and it is not a procedure to come to the conclusion। फिर कोर्ट ने इस केस में कुछ हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बताया दैट व्हाट इज हॉस्टाइल विटनेस। क्या होता है, जैसे मैं प्रोसिक्यूशन, फॉर एग्जांपल, एक होता है प्रोसिक्यूशन, एक होता है दूसरा साइड एक्यूज्ड। अब प्रोसिक्यूशन जब अपने ही विटनेसेस को बुलाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उनके अपने विटनेस है आ रहे हैं, अगर वो उसके अपने विटनेस ही कल को बदल जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया, हॉस्टाइल विटनेस हो जाएगा। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि वो हॉस्टाइल विटनेस कब कब हो जाता है, जब उसको थ्रेट मिल जाए, जब उसको कोई इंड्यूस कर दे, मतलब कि इंड्यूस कैसे, कुछ पैसे देकर, मनी देकर, या फिर पावर से कि मैं मार दूंगा, मैं आपकी फैमिली को मार दूंगा एक्सेट्रा। स्टॉक विटनेसेस मतलब कि, स्टॉक विटनेस मतलब क्या होता है कि जस्ट विटनेसेस को बढ़ाने के लिए आप विटनेस ले आओ स्टॉक में जो पड़े हुए। प्रोट्रैक्टेड ट्रायल्स, या कोई भी विटनेस जो है अगर इन्वेस्टिगेशन में उसको प्रोसिक्यूशन की साइड से या किसी की भी साइड से या पुलिस ऑफिसर की साइड से हेरासमेंट फेस करनी पड़ रही है, तो वो आगे जाके वो कहेगी या कहेगा कि मैं तो पलट जाऊंगा, खुद से ही कहेंगे। तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस जो कि रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में हेल्ड हुआ था। कोर्ट ने यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि वन ऑफ द विटनेस केम आउट टू बी हॉस्टाइल, इसलिए हॉस्टाइल विटनेस का क्या है, लॉ जो है लेड भी हुआ था। लास्टली कोर्ट ने ये चीज बोला कि व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन होता है जब पर्सन को ये होता है कि मैं मरने वाला हूँ, ये चीज एनालाइज हो जाती है कि मैं मरने वाला हूँ, और ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जैसे हो गया कि उनको जब एनालाइज हो जाए मैं मरने वाला हूँ, उसके बाद जो स्टेटमेंट बोली जाए एंड वो मर भी जाए, तो उसके बाद क्या होता है कि वो डिक्लेरेशन जो है डाइंग डिक्लेरेशन बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने यही चीज बोली कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है जनरली तो उसको मैजिस्ट्रेट को लेना चाहिए, बट ऐसा कोई मना ही नहीं है कि पुलिस ऑफिसर नहीं ले सकता डाइंग डिक्लेरेशन। तो
प्रोबेटिव वैल्यू ज़्यादा अच्छी तो उसकी होती है जो मैजिस्ट्रेट ले, वो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ना कि एग्जीक्यूटिव। बट अगर पुलिस भी ले रहा है और आगे जाके सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट से ये भी प्रूव हो जाता है कि विद द अदर सर्कमस्टांसेस की उसकी प्रोबेटिव वैल्यू है, देन ऑल्सो द डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वैलिड वन। यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में भी लॉ जो है लेड किया गया है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता भी रही हूँ। तो कोर्ट ने बोला बट हमें यहाँ पे कोरोबरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कोरोबरेशन का मेडिकल एविडेंस हो या कोई भी हो। फर्दर इसका लैंडमार्क डिसीजन है ये, आप कभी भी कोई भी आंसर राइटिंग करें तो कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के बारे में जरूर से जरूर लिखें, जरूर से जरूर लिखें, क्योंकि ये केस में गाइडलाइंस लेकर गई थी अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन, about dying declaration, and these are the exhaustive guidelines। इसको जरूर मेंशन करें, जरूर मेंशन करें that it cannot be laid down as an absolute rule of law कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ तो हम नहीं ले कर रहे हैं, बट ये चीज है कि हाँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, दो ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन जो है नहीं बन सकता, दो ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन जो है नहीं बन सकता। मतलब अगर टाइम डिक्लेरेशन आया इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसके बेसिस पर ही कन्विक्शन कर दो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है विद अदर एविडेंसेस कि हाँ ये जो है ट्रू है, तो आप इसके बेसिस पर भी कन्विक्शन कर सकते हो। फर्दर कोर्ट ने ये चीज बोला कि अगर आपको सराउंडिंग विटनेसेस इतने वेट ऑफ एविडेंस लग रहे हैं तो आप दीजिए कन्विक्शन, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो अदर एविडेंस की बिल्कुल बराबरी का है। ऐसा नहीं है कि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इट इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। और वैसे तो ये मैजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड कराना चाहिए, बट अगर नहीं हो पाता है तो हमें इस केस में और भी कोरोबरेशंस चाहिए होंगे। वंस वी गेट द कोरोबरेशंस देन वो चीज जो है प्रोबेटिव वैल्यू में आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल हेल्ड इन दिस केस। इस केस में कुछ तीन चार मेजर पॉइंट्स हेल्ड हुए, जैसे कि वी समराइज इट। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार में twin two finger test, then section 53A of Evidence Act, then time declaration, then hostile witness। सो स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड मैं फ्यूचर में और ऐसे ऐसे केसेस लाऊंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।